नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास, तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली ही ऐसे प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, गंगा यमुना से 3 साल छोटी है, वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी करण कारक, सी अधिकरण कारक, या ऑप्शन डी अपादान कारक। तो देखिए, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो आपको कंफ्यूज करते हैं। वैसे तो ये प्रश्न सरल है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। तो देखिए, गंगा यमुना से 3 साल छोटी है, तो आपसे इस वाक्य में कारक पूछा गया है। तो देखिए, विभक्ति क्या है यहाँ पर से। तो राइट आंसर क्या होगा, या तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी करण कारक या अपादान कारक। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि गंगा यमुना से 3 साल छोटी है, तो याद रखिएगा, तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी अपादान कारक। अब क्यों होगा ये भी देख लीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी दो व्यक्तियों की तुलना की जाए या दो वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे कि यहाँ पर गंगा और यमुना की तुलना ही तो की गई है कि गंगा यमुना से 3 साल छोटी है। तो जहां पर भी दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां पर अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए अपादान, बी कर्म, सी अधिकरण, या ऑप्शन डी करण कारक। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा, वाक्य में कारक आपसे पूछा गया है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो से विभक्ति यहाँ पर दी गई है, और आपको पता है कि अगर से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में किया जाए कि वह वृक्ष तो काटता है, पर किसकी सहायता से, कुल्हाड़ी की सहायता से, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो जहां पर भी से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में किया जाए, वहां पर राइट आंसर होता है करण कारक। ये बात आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि इन पे प्रश्न बनता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पानी शब्द में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या अव्ययीभाव। तो देखिए, 90% विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत करते हैं, सिर्फ 10% ही इसको सही कर पाते हैं, जिनको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझना है। तो देखिए, अगर इस तरह के प्रश्न आए तो कॉन्सेप्ट इसका अलग है, आपको याद रखना है। अगर यही प्रश्न इस तरह से लिखा हुआ आता, मान लीजिए कि पानी डैश पानी, तो आप इसका आंसर क्या चुनते। आप यहाँ पर देखते योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह है तो ऑप्शन बी द्वंद्व राइट आंसर हो जाता, पर ऐसा नहीं है। देखिए, योजक चिन्ह है तो द्वंद्व होना जरूरी नहीं है। आपको ध्यान से सुनना है कि अगर किसी शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, यानी एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, या एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पानी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, यानी एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे, और मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि पल पल में समास बताइए, पल पल में समास बताइए, तो योजक चिन्ह तो है, पर राइट आंसर अव्ययी भाव होगा, क्योंकि शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, यानी शब्द रिपीट हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि घर घर में समास बताइए, घर डैश घर, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, यानी रिपीटेशन हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और है, वो देख लीजिए, जो परीक्षा में पूछा जाता है, वह है रातों रात। ये आता है और परीक्षा में पूछा जाता है। तो रातों रात में अगर आपसे समास पूछा जाए, तो आप क्या लगा कर आएंगे, रातों रात में अगर समास पूछा जाए तो अव्ययी भाव समास ही राइट आंसर होगा। क्लियर कर लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को, यही गलत कराता है पेपर में। ठीक है, तो पानी पानी में समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बंदर से डर लगता है, वाक्य में कारक बताइए, अधिकरण। अब देखिए, अगला प्रश्न है, मुझे बंदर से डर लगता है, वाक्य में कारक बताइए। ऑप्शन ए अधिकरण, संप्रदान, अपादान, या करण कारक। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा, कारक का प्रश्न है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मुझे बंदर से डर लगता है। डर लगता है यानी भय की स्थिति है, और जहां पर भी भय
या डर की स्थिति होती है वहां पर अपादान कारक होता है। ये नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर भी भय की स्थिति हो या डर की स्थिति हो, जहां पर तुलना की जाए, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जहां पर तुलना की जाए या जहां पर अलगाव की स्थिति हो, वहां पर अपादान कारक राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातों रात शब्द में समास है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय या अव्ययी भाव। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी मैंने आपको कराया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कॉन्सेप्ट इसका अभी मैंने समझाया था आपको। तो ध्यान से देखिए, रातों रात में समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास क्यों होगा कि अगर एक ही शब्द दो बार आए, यानी एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अगर देखिए इस तरह से लिखा हुआ है तो भी अव्ययी भाव होगा, और अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए कि रातों डैश रात, मान लीजिए अगर इस तरह से भी आता है तो आपको अव्ययी भाव ही लगाना है। योजक चिन्ह देखकर आप ये ना सोचें कि द्वंद्व समास हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि अगर एक ही शब्द दो बार रिपीट हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए चंद्रिका, बी तपसा, सी क्षुद्रता या ऑप्शन डी तरणी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभावरी मैंने अभी कराया था। विभावरी एक तत्सम शब्द है और इसका पर्याय शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी क्षुद्रता। क्षुद्रता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, विभावरी के बारे में याद कर लीजिए कि पहला विभावरी एक तत्सम शब्द है, दूसरा स्त्रीलिंग शब्द है, तीसरा इसका पर्यायवाची क्षुद्रता होगा। अगला प्रश्न है, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए राजा, बी भोगी, सी गृहस्थ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सन्यासी का विलोम शब्द होगा ऑप्शन सी गृहस्थ। याद रखिए, सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अतिसंख्यक, बी बहुसंख्यक, सी महासंख्यक या ऑप्शन डी बाहुल्य। तो राइट आंसर क्या होगा? अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बहुसंख्यक। सरल प्रश्न था, अल्पसंख्यक का विलोम होता है बहुसंख्यक। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किससे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द के समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को या ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो याद रखिएगा, वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। याद रखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ड कॉमा ढ। यह वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए ग कॉमा घ कैसे वर्ण है, याद रखिएगा। ग कॉमा ग यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, यह कंठ वर्ण है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है। ज कॉमा ज तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण है, यानी तालव्य वर्ण है। याद रखिए। अब इसके बाद प कॉमा फ कैसे वर्ण है? यह ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, क्लियर है आपको। और ड कॉमा ड आपने पढ़ लिया कि ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए घोष वर्ण की क्या पहचान है कि प्रत्येक वर्ग का, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, याद रखिए तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर पांचवा, चौथा या तीसरा वर्ण कौन सा है? म। म कौन सा वर्ण है? पांचवा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क यहाँ पर दूसरा है इसलिए नहीं होगा, च पहला है, नहीं होगा। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, कौन सा शब्द सही है? एक तरह से आपसे आयुर्वेदिक यानी शुद्ध वर्तनी पूछा गया है कि आयुर्वेदिक को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मंद का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए सुस्त, बी द्रुत, सी शीघ्र या ऑप्शन डी त्वरित। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द्रुत। याद रखिए। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं। सन्यासी, सन्यासी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस तरह से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी क्या है सन्यासी की। तो देखिए ज्यादातर कंफ्यूजन होता है ए और बी में। देखिए सी और डी तो गलत है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ए और बी यहाँ पर कंफ्यूजन करते हैं परीक्षा में, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए। ध्यान से देख लीजिए, सन्यासी इस तरह से लिखा जाता है, आधा ना भी आएगा और अंक की बिंदी भी आएगी। याद रखिएगा, सन्यासी ऑप्शन बी गलत है, सन्यासी में आधा ना और बिंदी ये दोनों ही आते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु या लड़का। सरल प्रश्न है, विकारी शब्द क्या होते हैं आपको पता होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लड़का। लड़का कैसा शब्द है? लड़का विकारी शब्द है। और संज्ञा क्या है? संज्ञा जातिवाचक है। अगला प्रश्न है, सभा में 20 लोग थे,
इनमें से विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए समुदायवाचक, बी परिमाणवाचक, सी निश्चित संख्यावाचक या ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, सभा में 20 लोग थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक क्यों है? क्योंकि सभा में 20 लोग थे। अगर यहाँ पर बोला जाता कि सभा में 20 लोग थे तो 20 यानी एक संख्या निश्चित है कि सभा में 20 लोग थे तो निश्चित संख्यावाचक होता। अब यहाँ पर कहा गया है कि 20 लोग थे, यानी 20 नहीं है, लगभग 20, मतलब लगभग 20 का मतलब है 18, 19 कुछ भी हो सकता है, यानी संख्या निश्चित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न है, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। तो राइट आंसर क्या होगा? सरल प्रश्न है कि सुमित सो रहा है, तो जहां पर कर्म हो तो वहां पर सकर्मक, जहां पर कर्म ना हो वहां पर अकर्मक। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर कोई कर्म है, सो रहा है, सोना कोई कर्म थोड़ी है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकर्मक। सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, 4, 5 या 8। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तेली का बैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शंस दिए गए हैं कि बुरी तरह काम में लगे रहना, या काम करने से बहाना करना, या मन लगाकर काम नहीं करना, या निर्धन होना। तो राइट आंसर क्या होगा? तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ आपको याद रखना है कि बुरी तरह से काम में लगे रहना, यानी काफी अत्यधिक कठिन परिश्रम करना भी इसका राइट आंसर होता है। ऑप्शन में वही दिया जाता है, तो याद रखिएगा तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ होता है कि बुरी तरह से काम में लगे रहना या अत्यधिक कठिन परिश्रम करना, दोनों ही राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, या ठीक ढंग से काम ना करना, या कठिन काम करना, या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो देखिए कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना, याद रखिएगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधजल गगरी डैश जाए। ऑप्शन ए फैलत, बी लुढ़कत, सी उछलत, या ऑप्शन डी छलकत। तो राइट आंसर क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 और 1 11 होते हैं का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कि संसार में सब संभव है, या भीड़ में बल है, सी गणित में विद्या निपुणता प्राप्त करना, या ऑप्शन डी संगठन में शक्ति होना। तो याद रखिएगा 1 और 1 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है संगठन में शक्ति होना, एकता में बल होना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, 33, 16 या 99। तो राइट आंसर होगा, सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी 33। संचारी भाव कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है 33। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए स्थायी भाव, बी शांत रस, सी अनुभाव, या ऑप्शन डी व्यभिचारी भाव। तो देखिए भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से शांत रस का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10, या ऑप्शन डी 11। तो राइट आंसर क्या होगा? भरत मुनि ने कितने रस माने थे? तो ऑप्शन डी यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, इन्होंने 8 रस माने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ऑप्शन ए श्लेष, बी बीड़ा, सी उपमा, या ऑप्शन डी वक्रोक्ति। तो राइट आंसर क्या होगा? शब्दालंकार नहीं है पूछा है आपसे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपमा। उपमा शब्दालंकार नहीं है, यह अर्थालंकार का भेद है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? ऑप्शन बी सूरदास जी का, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे? ऑप्शन ए रौद्र, बी करुण, सी वीर, या ऑप्शन डी श्रृंगार रस। राइट आंसर क्या होगा? भूषण किस रस के कवि थे? तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस के कवि थे। अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? ऑप्शन ए अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, या भाग्यवादी। तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है, याद रखिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, बी शिवाजी, सी जयसिंह, या ऑप्शन डी तेज सिंह। तो देखिए बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन सी जयसिंह, याद रखिएगा महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी शिव पूजन सहाय, सी निराला या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो देखिए पूस की रात कहानी को किसने लिखा है? ऑप्शन पहला यहाँ पर राइट होगा, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है पूस की रात। गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, काफी रचनाएं हैं, याद रखिएगा इन सभी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, मुंशी प्रेमचंद ने ही इस कहानी को लिखा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साखी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रसखान, बी सूरदास, सी कबीरदास या ऑप्शन डी रहीमदास। तो राइट आंसर क्या होगा? साखी के रचयिता कौन है? यह एक टेस्ट प्रश्न है, वीडियो का लास्ट प्रश्न है जो कि टेस्ट के रूप में आपको दिया जा रहा है। आपको बताना है कि साखी के लेखक कौन है। जो भी राइट आंसर हो कमेंट करके बताइएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।